मिलेगा। ये मुस्लिम लीग का कहना था। हाँ, तो उन्होंने संविधान सभा का बायकॉट कर दिया, आए ही नहीं। तो वो संविधान सभा की कई बैठकें हुई और मुस्लिम लीग का इंतज़ार होता रहा। अंततः मुस्लिम लीग ने, हमें तो अलग संविधान, अलग देश चाहिए। लेकिन जो कमीशन उस समय कैबिनेट कमीशन था, उसमें था कि देश का विभाजन नहीं होगा। उस समय कांग्रेस के जो नेता थे उनको सत्ता की जल्दी थी, वो मुस्लिम लीग को इनकरेज कर रहे थे। कहाँ हासिल हुआ? देखिए, संविधान में जब बनाया गया तो उनमें से 90% वकीलों ने कभी भारतीय साहित्य और इतिहास नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर पे खास कार्यक्रम में खास शख्सियत के साथ जस्टिस एहसन धिंगरा, शिव नारायण धिंगरा, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय के रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त जज, जो संसद पे हमले के साथ साथ तमाम ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने पहचाने जाते हैं। 26 जनवरी आने वाली है और संविधान भी लागू हुआ था। आज हम सिर्फ और सिर्फ जस्टिस धिंगरा से बात करेंगे कि सर, हमारा संविधान क्या था, कैसे बना, और अब जिन उद्देश्यों के लिए संविधान तैयार किया गया था, क्या उनकी पूर्ति हो पा रही है या संविधान को अपने अपने हिसाब से खरीदा, बेचा और इस्तेमाल किया जा रहा है। धिंगरा साहब, स्वागत है स्टेट में। हिंदी में आपने मौका दिया सर, खासतौर से 26 जनवरी संविधान बनने, लागू होने, जो भी है, हम आपसे जानना चाहेंगे। आज की पीढ़ी की तो सोचिए, छोड़ दीजिए, जो पुरानी पीढ़ी है हमसे पहले की, आपके टाइम की, मेरे से पहले की, वो पीढ़ी भी संविधान को शायद लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, सुनते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। संविधान भारत का बनाने की जरूरत क्या रही, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सर बता दें। देखिए, जब ये तय हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उन दिनों लागू था भारत में। तो उन्होंने 1945-46 में इलेक्शन करवाए उस एक्ट के अंदर, और यहाँ केंद्रीय असेंबली का इलेक्शन हुआ। जब ये तय हुआ कि वो लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत में एक संविधान होना चाहिए। अंग्रेजों ने कहा। हाँ, और यहाँ के लोग भी, कांग्रेस भी मांग कर रही थी संविधान की, लेकिन उनका भी ये था कि भारत एक संविधान संपन्न देश होना चाहिए। तो उन्होंने ये विचार दिया कि जो केंद्रीय असेंबली है उसी को संविधान सभा में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब केंद्रीय असेंबली को संविधान सभा में कन्वर्ट करने के क्योंकि उनका एक योजना थी, तो उन्होंने BN राव, जो एक योग्य ICS अफसर थे उनके, अंग्रेजी हुकूमत के, और संविधान के बारे में विशेषज्ञ माने जाते थे, उनको सलाहकार नियुक्त कर दिया। संविधान सभा बनने से पहले ही संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त कर दिया, एक दफ्तर बना दिया, और उनको कहा कि आप संविधान का ड्राफ्ट बनाइए, भारत के संविधान। उसके बाद संविधान सभा बनी, और संविधान सभा में को अंग्रेजों ने बताया कि ये राव जी आपके सलाहकार होंगे। राव जी ने मूल ढांचा जो संविधान का था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट पर आधारित किया, और कुछ अन्य देशों के संविधान, जिसमें कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि कई जगह वो गए, वहाँ के संविधानों के कुछ अनुच्छेद उन्होंने लेकर के और एक मूलतः
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट लेकर के और एक ड्राफ्ट संविधान बनाया। और जब संविधान सभा की बैठकें हुई शुरू, तो वो जो है उन्होंने संविधान सभा को दिया। शुरू में तो संविधान सभा में डावाडोल चलता रहा, क्योंकि मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया ने पहले कहा हम हिस्सा लेंगे, लेकिन जब केंद्रीय असेंबली में हिंदू में उनकी कांग्रेस की मेजॉरिटी आ गई और हिंदू सदस्य ज़्यादा आ गए, 85% के करीब कांग्रेस की मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने कहा ये संविधान जो है सभा बनाएगी तो हमारी आवाज़ जो है हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। ये मुस्लिम लीग का कहना था। तो उन्होंने संविधान सभा का बायकॉट कर दिया, आई ही नहीं। तो वो संविधान सभा की कई बैठकें हुई और मुस्लिम लीग का इंतज़ार होता रहा। अंततः मुस्लिम लीग ने ये फैसला किया कि हम संविधान सभा में हिस्सा नहीं लेंगे, हमें तो अलग संविधान, अलग देश चाहिए। लेकिन जो कमीशन उस समय कैबिनेट कमीशन आई थी, उसने जो है जो आश्वासन दिया था, जो वो था, उसमें था कि देश का विभाजन नहीं होगा। लेकिन अंततः मुस्लिम लीग के कारण और हमारी उस समय कांग्रेस के जो नेता थे उनको सत्ता की जल्दी थी, तो वो जो है देश का बंटवारा हुआ। और इसमें अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो मुस्लिम लीग को इनकरेज कर रहे थे। तो संविधान हमारा इन परिस्थितियों में बना। संविधान सभा के अंदर जब शुरू हुआ, मूलतः तो ये 1900 मतलब भारत की आज़ादी के बाद ही इस पर ज़्यादा डिस्कशन हुई। लेकिन जब संविधान सभा चल भी रही थी शुरू आज़ादी से पहले, तब भी ये था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर संविधान सभा बनी है। आप इसकी प्रोसीडिंग देखिए तो सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष थे, एक सदस्य ने प्रश्न उठाया प्रोसीजर का, कहा कि इस पर आप रूलिंग दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं रूलिंग दूंगा तो फेडरल कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी, तो मैं इसमें रूलिंग नहीं देता, पंडित नेहरू, जेएल नेहरू जो है उनकी सलाह करता हूँ, क्योंकि वो एक वकील थे। किसने कहा ये अध्यक्ष ने, राव साहब ने। राव साहब तो अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है। सलाहकार थे, संविधान सभा के अध्यक्ष ने। ठीक है। तो वो जो है, इससे ये पता चलता है कि संविधान सभा की सारी प्रक्रिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत हो रही थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब जो है इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में के अंतर्गत और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत नहीं हुई। इसके अंदर जो एक मुख्य बात थी कि संविधान सभा के जो कोर कमेटी थी वो 20 सदस्यों की थी। उसमें 12 नामी गिरामी वकील थे जो ब्रिटिश इसमें प्रिवी काउंसिल में, फेडरल कोर्ट में, भारत के हाई कोर्टों में प्रैक्टिस करते थे। और वो इंग्लैंड में ज़्यादातर बारहटला पढ़े हुए थे और वहीं की पढ़ाई किए हुए थे, वहीं का मानसिकता थी। और उनको जो है ब्रिटिश सिस्टम की ऐसी आदत थी कि उन्होंने पूरा संविधान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट पर बेस कर दिया। ये खूब चर्चा हुई कि भैया इसमें भारत कहाँ है, इस संविधान में भारत तो है ही नहीं। मतलब भारत के संविधान में भारत नहीं, भारत नहीं है। पहले उसमें एक में जगह जो शुरू है, इंडिया दैट इज भारत, उतना ही भारत है। शेष पूरे संविधान में भारत नहीं है।
अब गांधी जी की कल्पना जो स्वराज्य की थी और हमारे अन्य नेताओं की जो स्वराज्य की कल्पना थी, वो था ग्राम स्वराज्य। कि भारत को जब स्वराज्य मिलेगा, ग्राम में जो एक ग्राम है, गांव है, वो एक मुख्य इकाई होगा उस स्वराज्य की। संविधान में हाँ, हमारे स्वराज्य की कल्पना ये थी, मुख्य इकाई होगी और वहाँ से धीरे धीरे मतलब हम गांव केंद्रित होंगे, ग्राम केंद्रित, ग्राम सभा, ग्राम स्वराज्य, ग्राम न्यायालय, वहाँ से हम चलेंगे और विकेंद्रित वो होगा। लेकिन 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो तो केंद्रीयकृत एक्ट है, उसमें सारी सत्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी, सेंट्रल असेंबली के पास थी। जस्टिस ढींगरा, एक सवाल आ रहा है आपके ही इस बताए हुए से, क्या भारत के मौजूदा संविधान में गांधी जी के मन परिकल्पना, गांव स्वराज्य, इन सबको कुचल दिया गया है? इस सबको स्थान कहाँ दिया गया? इस सब का स्थान ही नहीं है। और इस पर खूब बहस हुई संविधान सभा में। उन्होंने कहा भैया ग्राम स्वराज्य, ग्राम सभा कुछ भी नहीं है। तो अंबेडकर जी जो है उस 20 सदस्य कमेटी के सदस्य थे। उन्होंने कहा आप लोग ग्रामीणों के और ग्राम सभा के बारे में, एक मेटकाफ थे अंग्रेजी लेखक, उनके एक किताब के बेस पर कह रहे हैं। मेटकाफ ने ये लिखा था कि भारत के गांवों ने जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हुए उन सब के बावजूद अपनी संस्कृति और उसको बचाए रखा। एक विदेशी लेखक मेटकाफ लिख रहा है। मेटकाफ लिख रहा है। और यहाँ के ग्रामीणों ने और गांव के लोगों ने विदेशी आक्रमणकारियों के इतने आक्रमणों के बावजूद अपने गांव को बचाए रखा, अपने संस्कृति को बचाए रखा और वो नहीं किया। तो अंबेडकर का कहना ये था कि भैया जब विदेशी आक्रमणकारी आते थे तो ये लोग अपने पशु और वे सब लेकर के अपने गांव के अंदर कहीं छुप जाते थे और विदेशी आक्रमणकारी का सामना नहीं करते थे, उनसे चले जाते थे। तो अंबेडकर के और ग्रामीण, आप जिन गांवों की बात कर रहे हो वो सारे अंधकूप हैं, वो सब उन्हें कुछ नहीं आता जाता। उन्होंने भारतीय प्रगति में कहीं कोई योगदान नहीं दिया, कहीं कुछ नहीं दिया। अंबेडकर के इस बयान का कोई विरोध नहीं हुआ? खूब विरोध हुआ। हर एक ने ये कहा कि आप जो गांवों की पिक्चर दे रहे हैं ना, हम मेटकाफ के ऊपर नहीं कर रहे, हम तो गांधी जी के ग्राम स्वराज्य की बात कर रहे हैं। और ये गांव ही हैं जहाँ से लोगों ने आ करके स्वाधीनता आंदोलन में आपके हिस्सा लिया और गांधी जी ने हर गांव में जा करके इस आंदोलन की अलख जगाई और वहाँ से जितना योगदान ग्रामीणों ने दिया उतना शहरियों ने नहीं दिया। उन्होंने कहा जो लोग आप संविधान बनाने बैठे हो, आप में से ज़्यादातर लोगों को स्वाधीनता संग्राम का अनुभव ही नहीं है। गांधी जी ने कहा, लोगों, संविधान सभा के सदस्यों ने कहा। और अंबेडकर जो हैं उन ग्रामीणों को भारत के वही धट्टा बता रहे थे, हाँ, उनको जिन्होंने बहादुरी के साथ विदेशी ताकतों का मुकाबला किया। उनको अंधकूप का मेंढक बता रहे थे। तो वो जो है इस विरोध के बाद फिर भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक वो सेक्शन, आर्टिकल लगाया गया कि ग्राम सभाएं होंगी। होंगी नहीं, सरकारें ये यत्न करेंगी कि ग्राम सभा बनाएं, ग्रामीण वो करें, ग्रामों को एक यूनिट करें। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि वो इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शन है। उसके अंदर जो है कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स जो मूलभूत हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको आप न्यायालय में जा कर के लागू करवा सकते हो। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो हैं जिनके लिए हर राज्य को या केंद्र को कानून बनाना पड़ेगा अलग से। आप न्यायालय में जा कर के लागू नहीं करवा सकते कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है और सरकार को आदेश दीजिए कि वो इसको लागू।
अब भारत में ना तो अंग्रेज हैं और ना ही भारत को संविधान देने वाले, संविधान के भीष्म पितामह कहे जाने वाले अंबेडकर साहब हैं, भीमराव अंबेडकर। लेकिन सर, भीमराव अंबेडकर ने उस ज़माने में जब संविधान बनने के लिए प्रक्रियाएं शुरू हुई थी, बहस मुबाहिसे हो रहे थे, तब क्या ये बिल्कुल किस सोच के तहत अंबेडकर साहब ने ये नहीं सोचा होगा कि गांव भी भारत का जो है वो असली ताकत है, खेत और किसान असली ताकत है किसी देश की? देखिए, मैं अंबेडकर साहब के मन में तो नहीं जा सकता कि उन्होंने ये क्यों सोचा, लेकिन संविधान सभा में जो बहस हुई है वो लिखित है और वो उपलब्ध है। सरकार के 8 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम है, जिसमें पूरी बहस दी हुई है किस सदस्य ने क्या कहा, और अंबेडकर जी के उद्गार भी उसी में हैं। अंबेडकर जी के उन उद्गारों का लिखित में मौजूद होना दस्तावेजों में इतिहास के भारत के, और उसके बाद भी अंबेडकर जी को ही संविधान बनाने की सारी प्रक्रिया का सर्वे सर्वा बना देना, ये सर क्या मतलब? कहीं अंबेडकर जी संविधान कमेटी की जो 20 सदस्यों की कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, तो निश्चित रूप से उनका कंट्रीब्यूशन इस संविधान बनाने में बहुत रहा, क्योंकि हर जो संविधान सभा के एक एक आर्टिकल पर बहस होती थी तो उस सभी सदस्यों की बहस का जवाब अंबेडकर जी देते थे। लेकिन सर, भारत के गांव, भारत के ग्रामीणों, भारत के किसान, भारत के खेत खलिहान के मालिकों, भारत के अन्नदाताओं को कोसने के बाद, मैं कोसने के बजाय उनका विचार कहूँगा, उनके ये विचार थे, बाकी संविधान सभा के तो विचार अलग थे। संविधान सभा सर क्या इस बात पे सहमत थी अंबेडकर के कि भारत के किसान किसी लायक नहीं है जिनको संविधान में जगह दी जाए? नहीं थी सहमत संविधान, इसीलिए बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये शामिल किया। चलिए सर, कैसे फिर संविधान आगे बढ़ा बनने की प्रक्रिया? देखिए, बनने की प्रक्रिया में जब ये संविधान लगभग तैयार हो गया तो लोगों ने फिर वही प्रश्न किया कि आपने पुराने 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट को ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके और एक नया संविधान बना दिया, तो इसमें भारत नहीं है। सबसे पहले डिसूजा थे एक सदस्य, उन्होंने ये कहा कि भैया आप किसी भी देश के संविधान का प्रारंभ देख लो, उसमें ईश्वर को महत्व दिया गया। अमेरिकन संविधान में भी ये कहा गया है कि वहाँ की जो आज़ादी है, वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ की जनता है, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ है, क्योंकि हमें ईश्वर के कारण ही ये सब मिला। आप ये कहना चाहते हैं कि आज़ाद भारत के संविधान से भगवान उड़ा दिए गए? भगवान उड़ गए, है ही नहीं। उन्होंने कहा इसमें भगवान कहाँ है? वो सर्वशक्तिमान सत्ता जो समस्त मानवता के भी वो है, जन्मदाता है, जिसने मानवता को जन्म दिया, जिसके कारण मानवता है, उसका नाम ही नहीं है संविधान में। जस्टिस ढींगरा, क्या इसीलिए आज जो संविधान भारत का, आज़ाद भारत का संविधान, उसको अपने अपने हिसाब से लोग खींचतान कर रहे हैं? संविधान नहीं हो गया है, वो एक ऐसी किताब हो गया है, क्वेश्चन पेपर हो गया है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जो हर कोई लूटने को तैयार अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी कौम के हिसाब से, अपनी अपनी ताकत के हिसाब से, अपने अपने मतलब के हिसाब से संविधान को हमारे। देखिए, जो संविधान आज, जब ये संविधान बना था तभी वहाँ के सदस्यों ने कहा था कि भैया ये संविधान जो आप बना रहे हो ना, ये वकीलों का स्वर्ग होगा और इसमें वकील ही खेल करेंगे, क्योंकि इस संविधान का जो आपने भाषा दी है वो इतनी क्लिष्ट है, सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की भाषा है, हमारे देश की भाषा नहीं है, हमारे देश के भाव नहीं है, तो ये संविधान जो है अदालतों के अंदर ये वकीलों के खेल की चीज़ होगी और इसमें वकील ही खेल करेंगे। वकीलों के लिए ये संविधान बना है, आम आदमी के लिए संविधान नहीं। एक चीज़ और बताऊं, मैं सबने कहा कि ये जो है इसमें भारत क्या है, मैं आपको बता रहा कहाँ है, और ये तो नकल है 1935 के एक्ट की। हाँ, भारत के संविधान से भारत गायब है। तो अंबेडकर जी ने कहा
कि हमें नकल में शर्म नहीं होनी चाहिए। हम जो संविधान बना रहे हैं वो जो हमारा एग्जिस्टिंग ढांचा है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो प्रशासनिक ढांचा अंग्रेज बना के गए हमें लूटने के लिए, ये संविधान हम उसी ढांचे को के अंदर फिट करने वाला बनाया है ताकि प्रशासनिक ढांचा वही चलता रहे, प्रशासनिक व्यवस्था को हमें दोबारा नहीं बनाना पड़े। हमने क्या किया, संविधान बनाया, आईएएस आईसीएस का नाम आईएएस रख दिया, बाकी सब सिविल सर्विसेज जैसी थी वैसी रही, पुलिस सर्विस ठीक वही थी, पुलिस की जवाबदेही लोगों के प्रति ठीक वही थी। संविधान के अंदर फेडरल ये तो है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार होंगे, जजों के क्या अधिकार होंगे, हाई कोर्ट जजों के क्या अधिकार होंगे, उनकी क्या तनख्वाह होगी, उनको क्या क्या सुनवाई करने की होगी। लेकिन जो संविधान के अंदर पहले उसमें दिया हुआ है कि हम एक ऐसा संविधान बना रहे हैं जिसमें हर भारतीय समान होगा, हर भारतीय का समान अधिकार होगा, बिना भेदभाव के, बिना उसकी जाति, उसकी पद, उसकी पैसा देख करके उसे समान न्याय मिलेगा। कहाँ है? पूरी न्यायिक व्यवस्था को लेकर के संविधान सभा ने कहीं कोई बहस नहीं की। हमने वही सेशन कोर्ट, वही आरसीआरपीसी, वही सीपीसी, वही न्यायिक व्यवस्था रखी जिसके अंदर जो अंग्रेज़ों ने जब बनाई थी तो ये कहा था हमने ये न्यायिक व्यवस्था इसलिए बनाई है कि मुट्ठी भर जज और मजिस्ट्रेट इतनी विशाल जनता को काबू में रख सकें। मतलब भारत के संविधान के ऊपर लिखा है भारत का संविधान, उससे भगवान भीतर और भारत दोनों गायब हैं, और इसीलिए चौतरफा खींचतान मची हुई है संविधान और संविधान में लिखी हुई इबारतों को लेके। आज भी ये वो जस्टिस एस.एन. धिंगरा कह रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड, जिन्होंने 1984 राइट्स के सिख विरोधी दंगे हुए उसके चेयरमैन आप एसआईटी के बने। कल्पनाथ राय ऊर्जा मंत्री कुर्सी पे थे, उनको 5 साल आपने जेल में रखा, ठीक है, दाऊद इब्राहिम के लोगों से कनेक्टिविटी के चलते। या फिर संसद पे हमला हुआ, उसके मुख्य षड्यंत्रकारी जो था उसको आपने फांसी दिलवाई, और संविधान को आपने भारत के पढ़ा ही नहीं है, याद भी कर लिया है, आपको सारी इबारतें उसकी एक एक लाइन पता है, इसलिए बता पा रहे हैं। इन सब के बीच सर मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस संविधान को फिर बनाने का भारत के उद्देश्य कहाँ हासिल हुआ? देखिए, संविधान में जब बनाया गया तो हमारे जो है बनाने वाले मुख्यतः वकील थे, जैसे मैंने आपको बताया। उनमें से 90% वकीलों ने कभी भारतीय साहित्य और इतिहास नहीं पढ़ा था। सिर्फ 2-3 थे जिसमें के मुंशी और 1-2 और लोग जाने जाते हैं जिनको भारत के प्राचीन भारत का ज्ञान था, भारतीय से। अगर भारत के हमारे मनीषियों के कार्यों को पढ़ा होता तो उन्हें पता होता कि भारत में गणतंत्र आज से 3000 साल पहले भी था, महाभारत काल में भी गणतंत्र था, और चाणक्य कौटिल्य ने अपने उसमें अर्थशास्त्र में गणतंत्रों के बारे में लिखा है, और अन्य मनीषियों ने भी लिखा है कि भारत में मजबूत गणतंत्र थे और गणतंत्र प्रशासन भी था। हमारे पास प्रशासन की व्यवस्था थी। हम उसमें हमने संविधान बनाने में हमें इतनी जल्दी थी कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लिया, परिवर्तन किया, थोड़ा बहुत कुछ उधार लिया, उधार लेकर के हमने
एक संविधान का ढांचा बना के दे दिया, लो हमने आपको संविधान दे दिया। एक ही अच्छी बात जो इसमें की गई कि 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार दे दिया गया, क्योंकि उससे नेतागिरी चमकनी थी, सत्ता चलनी थी, सिंहासन चलने थे। तो वो जो है एक उपलब्धि कह सकते हैं आप। वो भी नेताओं ने अपने मतलब के लिए 18 से ऊपर के मतदाता बना दिए, वो संविधान में लिखवा मैं दिया। से ये कहूँगा कि एक ही उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय तक यूरोप में भी और बाकी जगह भी मतदान की उम्र 18 नहीं थी। यूरोप के अंदर बाकी जगह 21, बाद में उन्होंने 18 की। और स्त्रियों को भी मतदान देने का अधिकार यूरोप ने बहुत बाद में दिया। जस्टिस ढींगरा, अगर आम आदमी की भाषा में आदमी को समझाने के लिए बाहर भारतवासी की समझ में आए, उस नज़रिए से अगर मैं पूछूं कि हमारा संविधान भारत का, आज़ाद भारत का आज कहाँ, क्यों, किन किन मुकामों पे, किन किन जगहों पे, स्थानों, बिंदुओं पे सिसक रहा है, बिलख रहा है, जहाँ पे लगता है कि ये खुद भी दुखी है संविधान? देखिए, संविधान तो एक पुस्तक है, उसका सुखी दुखी होना इतना अर्थ नहीं रखता। जिस पे सर किसी देश की नींव टिकी हो, सत्ता जितना संस्कृति टिकी हो, वो सत्ता सर संविधान पे नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारी सत्ता संविधान पे नहीं टिकी है, यहाँ की जनता की बुद्धिमत्ता के कारण टिकी। यहाँ की जनता जानती है कि जैसे भी है सरकार, हमारे पास वो सरकार होनी चाहिए जो उत्तरदायी हो। हालांकि उतनी उत्तरदायी सरकार कभी नहीं रही, लेकिन जनता को ये पता है कि अगर इसने काम नहीं किया तो हम इसे हटा सकते हैं। संविधान ने उनको इतनी वो दी है कि भारत के अंदर इतनी विविधता है, ये इस सारी विविधता में एक केंद्रीकृत शासन की जो कल्पना की गई, एक वही सबसे समृद्धतापूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य मैं कहूँगा संविधान का है, जिसके कारण हमारा देश एक सफल गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। हालांकि अब संविधान के शुरू के जो 20 साल है वो सरकारी नियंत्रण का वो जाना जाता है। 1991 तक, 1951 तक, 51 नहीं 91 तक, 91 तक सरकारी नियंत्रण जो है इस संविधान की मूल भावना मानी जाती थी, समाजवाद। जबकि संविधान सभा के अंदर खूब बहस हुई कि ये वाद, सेकुलरिज्म वाद, समाजवाद, साम्यवाद संविधान की प्रस्तावना में नहीं होने चाहिए। हम भावी पीढ़ियों को किसी वाद से नहीं बांधना चाहते। भावी पीढ़ी खुद निर्णय करेगी कि हमारा क्या रास्ता होगा। लेकिन फिर भी ये संविधान शुरू के वर्षों में नेताओं की मनोवृत्ति के कारण कि वो बड़े प्रभावित थे रूस से, चीन से, साम्यवाद की तरफ चलता रहा और सरकारी नियंत्रण में। जबकि भारत की मूल भावना ये रही है कि यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा वो रहा है, व्यक्ति को विकास करने की पूरी आज़ादी रही है। हमारे यहाँ ही भामाशाह थे जो महाराणा प्रताप के समय, जिन्होंने समय ज़रूरत पड़ने पर अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दी। वो संपत्ति क्यों दे पाए? क्योंकि उनके देने के बाद अन्य सभी धन्ना सेठों ने लाला करके महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पित किया कि ये राष्ट्र के लिए है। लेकिन आप तो राष्ट्र के जो वो जो है भावना जो थी ना कि व्यक्ति को प्रगति करने का, धन अर्जन करने का पूरी स्वतंत्रता थी, विकास करने की पूरी स्वतंत्रता है। व्यक्ति
जब विकास करता है तो परिवार विकास करता है, समाज विकास करता है, तब विकास करता है। यहाँ उल्टा था, व्यक्ति के अब तो विकास आज के भामाशाह जो राजनीति की, वो अपना घर भर रहे हैं, धन्ना सेठ अपना भर रहे हैं, जनता जमीन पे जा रही है। देखिए ऐसा है, जब तक हमारी व्यवस्था ऐसी है कि हम कानून का पालन नहीं करते सही ढंग से, तो बहुत सी विसंगतियां पैदा होती। अब कानून के पालन करने का काम जो है, करवाने का काम सरकार का है, लेकिन कानून को लागू करने का काम न्यायालयों का है। अब न्यायालय जो है, जिस देश के अंदर न्यायालय 5.5 करोड़ केसों को निर्णय के लिए लंबित रखे हुए हों, 5.5 करोड़ कम नहीं होता, मुकदमे निर्णयों के लिए लंबित है रखे हुए हों, और जहाँ पर अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति रात के 12 बजे भी अपने केस में फैसले ले सकते हों, तो इसमें मैं ये मानूंगा कि हम जितने जैसे जैसे समय जाता गया आज़ादी के बाद, पढ़ लिख करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूल गए। और देखिए, न तो न्यायाधीश ऊपर से टपकते हैं, ना ये राजनीतिज्ञ ऊपर से टपकते हैं, ना ये व्यापारी ऊपर से टपकते हैं, सब यहीं के लोगों में से ही निकलते हैं, और यहीं के लोगों को फिर चुंग रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ फेल्योर है, असफलता के वो हैं, तो उसमें जनता का बहुत बड़ा वो है, जनता का बहुत बड़ा हाथ है। जनता जब चुनती है ना, तो इसने 500 रुपये दे दिए, इसने शराब की बोतल दे दी, इसने मुझे फ्री बस राइड दे दी, ये देखकर चुनती है। ये नहीं चुनती कि भैया ये व्यक्ति देश के लिए काम करेगा, मेरे लिए काम करेगा। अगर हम चुनाव के अंदर जनता ये सोच के चुने कि ये व्यक्ति राष्ट्र, देश और समाज के लिए काम करने वाला है, ईमानदार है, ये दूसरों को बेईमानी नहीं करने देगा, तो अलग बात। जस्टिस एहसन ढींगरा, क्या संविधान जिस वजह से बनाया गया था, मूल उद्देश्य को पाने में कामयाब रहा? अगर रहा तो किन किन बिंदुओं पे, और अगर नहीं रहा तो किन किन बिंदुओं पे, हर आदमी समझ सके, ऐसा बता दें। देखिए, संविधान जो है कम से कम न्याय व्यवस्था को लागू नहीं कर पाया। पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था जो है संविधान की मूल भावना के विपरीत चल रही है। संविधान की भावना थी कि हर व्यक्ति को बिना भेदभाव, बिना ये देखे कि उसके पास पैसा है या नहीं है, वो उसकी जाति क्या है, वो कितना अमीर है, गरीब है, राजा है या रंक है, ये भेदभाव संविधान की मूल प्रस्तावना में दिया हुआ है। लेकिन भेदभाव ना हो, ये मूल प्रस्तावना में, लेकिन पूरे संविधान का इतिहास है कि हमारा संविधान के जो न्यायाधीश हैं वो इस पर खड़े नहीं उतरे। उन्होंने ये बात, और पूरी जो हमारे वो है, दूसरा जो सफलता है मैं कहूँगा वो है एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो मताधिकार के द्वारा सरकार का निर्वाचन। उसके अंदर तमाम बाधाओं के बाद तमाम कोशिशें भी हुई, बहुत बार चुनी हुई सरकारों को उखाड़ फेंक दिया, उनकी जगह राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, लेकिन वो ज़्यादा देर वो नहीं चली। जिस भी प्रधानमंत्री ने या पार्टी ने ये किया तो जनता ने उसे सबक सिखाया। तो ये जो है मताधिकार का जो अधिकार दिया गया जनता को, इसका जनता ने सफलतापूर्वक करके निरंकुशता को आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन जो एक बहुत बड़ी कमज़ोरी वो है देश की, कि इस संविधान में और हमारी संसद ने इस बात का कभी ख्याल नहीं रखा कि हम इस
देश से भ्रष्टाचार को कैसे मिटाएं। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं होता, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो। तो भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो घुन की तरह खाई जा रही है। आम आदमी का अब धीरे धीरे डिजिटाइजेशन के साथ कोशिश हो रही है कि भ्रष्टाचार कम किया जाए, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा मैं कह नहीं सकता। क्या संविधान में सर भारत के कहीं ये मौजूद है कि जो लोग देश को घुन की तरह खाएं, दीमक बन के चुंगे, उन पे कोई चाबुक लगाम लगाने का इंतजाम है और उनको इंतजामों के ऊपर कंबल डाल दिया गया है? देखिए, ऐसा है, चोर चोर मुसोरे भाई। तो राजनीतिक पार्टियों से तो आप ये आशा नहीं कर सकते कि वो एक पार्टी गई उसके कुकर्मों को उजागर करके और उन लोगों को दंड दे, क्योंकि यहाँ वो कहते हैं ना, वो पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद पाप ना किया। एक कहानी है, बहुत कहानियाँ हैं इसके ऊपर कि भैया अगर खुद पाप नहीं, तो ये लोग, इन्हें यही डर रहता है कि मैंने आज किया, कल मेरे ऊपर ये दूसरी पार्टी आकर के मुझे अंदर डाल देगी। और हमारी अदालतें जो हैं, मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि वो बाबूगिरी में ज़्यादा फंस गई हैं। अदालतों में भी ब्यूरोक्रेटिक मेथड ऑफ वर्किंग है, जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहा, ना तो नीचे की अदालतों में, ना उच्चतम न्यायालय के सबसे बड़े न्यायाधीश तक। तो इसका ताज़ा उदाहरण तो तीस्ता सीतलवाड़ है। तीस्ता सीतलवाड़ को जब हाईकोर्ट ने ज़मानत नहीं दी तो रात 9 बजे 8 बजे वहाँ से ऑर्डर हुआ, शाम को रिजेक्ट हुई, उसी रात को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बेल ले ली। आप सोचिए, है कोई ऐसा भारत का आम आदमी जो हाई कोर्ट में अपनी बेल रिजेक्ट होने के बाद उसी रात सुप्रीम कोर्ट से बेल ले ले? तीस्ता सीतलवाड़ हैं, एक और भी थे जो हाई कोर्ट से नहीं, वो तो नीचे से रिजेक्ट हुई, मिस्टर थापर, बिजनेसमैन, यहाँ से ACMM से रिजेक्ट हुई और जाके सुप्रीम कोर्ट के जज के घर से अपनी बेल ले आए। मतलब उन्होंने हाईकोर्ट भी उछाल दिया, बीच में हटा दिया, बीच में से सब हट गया। सर, आपने जब बात की है कि अदालतें, देश के कानून, जज ये बाबूगिरी में ज़्यादा लिप्त हैं ना कि न्याय व्यवस्था को बनाए रखने में, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। बात हमारी चल रही है संविधान पे, संविधान सभा पे, गणतंत्र पे, लेकिन आपने चूंकि जुडिशरी पे बात की है, एहसन धिंगरा साहब, आप बहुत संतुलित, मुझे पता है, लेकिन खरा बोल के जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ संभल आपने देखा है, वहाँ एक CO जिसको सर्किल ऑफिसर कहते हैं, हाई प्रोफाइल नाम फेस है, अनुज चौधरी, उनको CJM ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। ये बिल्कुल विद इन वीक मामला है, ये सब एक हफ्ते के अंदर। रातों रात सर वो CJM जिसने FIR दर्ज करने के आदेश दिए किसी याचिका पे, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाद में वकील कहते हैं तुमने जो और दूसरा जज उस CJM को हटा के लगाया, उसको भी हटाओ। धरना प्रदर्शन होता है, वो दूसरा CJM भी हट जाता है, तीसरा अब लाया जाता है। सर, ये 3 दिन के अंदर 3 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य दंडाधिकारी बदल दिए जाते हैं। उस चक्कर में कि एक सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी और अनुज तोमर इंस्पेक्टर, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे देता है। ये क्या तमाशा है? क्या यहाँ भी संविधान कहीं बीच में खड़ा? देखिए, इसमें संविधान की बात तो नहीं है, लेकिन ये हर न्यायाधीश को और हर ब्यूरोक्रेट को ज्ञात होना चाहिए कि अगर वो अपनी कन्विक्शंस
अपनी ईमानदारी के हिसाब से काम करेगा तो उसे तैयार रहना चाहिए कि वो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। एक हरियाणा के मशहूर आईएएस हैं अशोक खेमका, उनके हर थोड़े दिन बाद ट्रांसफ़र कर दी जाती रही, अब तो पता नहीं रिटायर हो गए या हैं। तो वो पूरे भारत का रिकॉर्ड है कि किसी आईएएस अफसर को इतनी बार ट्रांसफ़र किया गया। और ट्रांसफ़र करने का क्या कारण? एक ही कारण कि उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। अगर भारत के आईएएस अफसर और भारत के न्यायाधीश सभी, एक आध की बात नहीं कर रहा, ये ठान लें कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं, न्याय को सर्वोपरि रखेंगे, और आईएएस अफसर कर दें कि हम सेवा को सर्वोपरि रखेंगे, इस देश की तस्वीर 5 साल में बदल जाएगी। 5 साल में नहीं तो क्या सर, 5 साल भी नहीं चाहिए। क्या सर आप ये कह रहे हैं कि जुडिशरी भी अब पाक दामन नहीं रह गई है, उस पर भी राजनीतिक दबाव है? राजनीतिक दबाव नहीं है, जरूरत ही नहीं है, बिकने को तैयार बैठे हैं लोग। आप राजनीतिक दबाव के आईएएस अफसरों को, चले आईपीएस अफसरों को देख लीजिए, जितना भ्रष्टाचार इस समय सरकारी अफसरों में है, पुलिस में है, जुडिशरी में है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो 3 सीजीएम वाली बात बता रहा हूँ, संभल कोर्ट, चंदौसी संभल कोर्ट वाली, इसमें सर 2 सीजीएम ऐसे हैं जिनकी शायद एक के 11 साल में 12 ट्रांसफ़र हो चुके हैं, एक के 12 साल की नौकरी में 16 ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो सर कहते हैं कि वकील एक नोटिस भेज दे किसी को, या जज किसी को कोर्ट से सम्मन कर दे लोअर कोर्ट भी, तो हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ तो जज जो है रातों रात उलट पलट दिए जा रहे हैं, तो जुडिशरी सर नाच रही है। देखिए, ट्रांसफ़र तो किसी जज के हाथ में नहीं होता ना। ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स दिल्ली का, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे यूपी का नहीं पता, हाई कोर्ट के आदेश से होते हैं। तो हाई कोर्ट ही सब जब नाच रहा हो तो अब ये तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि अगर ये ठान लें कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम वही करेंगे जो उचित है, जो न्यायोचित है, जो जनता के हित में है, तो इस देश का नक्शा बदल जाए। सर 1 to 1, लाइन टू लाइन 5 बिंदु कोई ऐसे मैं जानना चाहता हूँ, जब बात संविधान पे हो रही है, आज़ाद भारत के संविधान पे हो रही है, कि आपके हिसाब से जस्टिस एस एन धिंगरा के मुताबिक भारत के, आज़ाद भारत के संविधान में 5 कौन से पॉइंट हैं जो होने चाहिए थे? पहला, ये संविधान अंग्रेजी में ना होकर भारत की भाषा में होता। अंग्रेजी में होने से ये हो रहा है कि अंग्रेज़ों द्वारा दी गई इंटरप्रिटेशंस, उनके द्वारा दी गई व्याख्या को हम यहाँ लागू करते हैं। दूसरा, और भारतीय भाषाओं की खूबसूरती ये है कि उसके 2 अर्थ नहीं निकाल सकते आप, भाषा को घुमा नहीं सकते। दूसरा, यहाँ पर जो हमने भाषा इसका वो कर दिया कि लोग जो है पहले 10 साल के लिए किया कि अंग्रेज़ी में काम करते रहो, 10 साल करते करते बढ़ाते रहे। उससे हमारी जो यहाँ की विद्वता है, लोग जो यहाँ की साहित्य, इतिहास और वो जानते हैं, जो अपनी भाषा के अंदर पारंगत हैं, उनको मौका ही नहीं है किसी भी चीज़ में जाने का। आपने अब दिया मौका कि आप आईएएस बनने के लिए अपनी भाषा में दे सकते हो, या जुडिशरी में तो अब भी नहीं है, क्योंकि जुडिशरी के अंदर आपके सारे कानून अंग्रेजी में, पढ़ाई अंग्रेजी में है। तीसरा, तो कहाँ से लाओगे लोग? इसीलिए अच्छे लोग जो है अब यहाँ आके राजी नहीं है। तीसरा, इस संविधान में बहुत से परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि ये भारत की मूल भावना के अनुसार हो। इसमें भारत है ही नहीं संविधान में। हाँ,
हम यूरोप की, वेस्टर्न की नकल करके एक ढांचा चलाए जा रहे हैं। क्यों चलाए जा रहे हैं? चौथा मैं ये कहूँगा कि संविधान की जो आत्मा है, संविधान का जो इसमें जनता तो है, जो ग्रामीण, जो जहाँ का विकास जहाँ से शुरू होना चाहिए था, वो गायब है। ये ग्राम केंद्रित संविधान होना चाहिए था, तभी आप इसको ग्रामों को ऊंचा उठा सकते थे और वो कर सकते थे। और पांचवा मैं ये कहूँगा कि ये न्याय केंद्रित संविधान है। हाँ, इसीलिए भारत के संविधान पे भारत का संविधान बस लिखा है, उसके अंदर उसकी आत्मा लिखा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको अनुवाद करके भारत का संविधान बनाते हो, क्योंकि संविधान का मूल पाठ अंग्रेजी में है। संविधान का मूल पाठ किसी और भाषा में नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आप उसका अनुवाद करते हो भारतीय संविधान। भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इतने साल हो गए सर बने हुए, 70 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जानकारी गलत हो तो आप सुधार दें उसमें। उसके बाद भी सर अब तो हमारी सरकारें, हुकूमतें हैं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के मतदाता से हिंदुस्तान के लिए बनाई गई सरकारें हैं। हाँ। वो क्यों नहीं सर है इसका मूल हिंदी में? क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो एक परंपरा की थी ना, लड़ाओ और राज करो, वो आज भी है। आप इसका नाम भारत का संविधान रखो दो, अभी संविधान में परिवर्तन करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत रख दो, क्यों नहीं किया? भारत का संविधान, इंडिया शब्द हटाया क्यों नहीं? क्यों नहीं आज तक नहीं हटा। आप बताइए ना सर, क्या हो जाएगा उससे अगर हटाएंगे तो? अरे अभी दक्षिण वाले खड़े हो जाएंगे, तमिलनाडु, केरल, दक्षिण में बहुत से राज्य हैं कि हमें तो इंडिया से प्यार है, आप भारत क्यों ले आए? भारत तो संस्कृत का शब्द है। मतलब सर अंग्रेजी, भारत हिंदी का शब्द है। क्या एस.एन. धिंगरा साहब ये कहना चाह रहे हो आप कि अपने संविधान को, भारत के आज़ाद भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कोसने के बजाय उसको जो छीछा लेदर करने में हैं, वो अपने ही ज़्यादा हैं, तितर बितर हैं, कई हिस्से हैं। आप देखिए, जब भारत का संविधान बन रहा था, हर एक में राष्ट्रीय भावना थी, हर एक में, लेकिन मानसिक गुलामी ऐसी थी कि हम अंग्रेजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बाहर देख ही नहीं पाए। यूरोप के संविधानों को छोड़कर हम कुछ नहीं देख पाए, और क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, तो हमने इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अंग्रेजी भाषा में बनाया। जबकि ये प्रश्न उठा था कि भैया इसकी मूल जो कॉपी है, मूल प्रति है, वो हिंदी में हो या हिंदुस्तानी में हो या भारतीय भाषा में हो, आप उसकी ट्रांसलेशन दो लोगों को जिसको देनी है, लेकिन मूल प्रति यहाँ की भाषा में होनी चाहिए। नहीं माना। हमारे जितने ये विद्वान वकील थे जो कमेटी में थे, मैंने आपको बताया, कोई नहीं माना कि इसकी मूल प्रति भारत की भाषा में हो। एस.एन. धिंगरा साहब, आपने तो बड़े बड़े फैसले सुनाए, देश में मील के पत्थर साबित हो गए हैं। आपने कभी इस संविधान पे सवालिया निशान दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस रहते हुए, न्यायिक सेवा में रहते हुए खड़े किए थे, जहां आपने अपनी जुडिशरी, अपनी न्यायिक व्यवस्था को ही कटघरे में लाके खड़ा कर दिया हो? देखिए, मेरा डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में संविधान के व्याख्या के केस मेरे पास नहीं आ सकते थे, ना ही आए। हाई कोर्ट में मेरा कार्यकाल कुल 5 साल का था, तो मेरे पास संविधान पीठ में कभी मुझे मौका नहीं। अगर संविधान पीठ में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस धिंगरा होते तो क्या करते? ये क्या सवाल बड़ा वो है, मैं होता तो क्या करता, ऐसा कहना, सोचना भी जो है मुझे इस समय ठीक नहीं लगता। आप सर जवाब तो दीजिए कि अगर संविधान पीठ में आप हाई कोर्ट के होते तो? नहीं, तो जो मेरे, देखिए, मेरा जब मैं हाई कोर्ट गया था तो मुझे पता था मेरे पास सिर्फ 5 वर्ष है, तो मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं इन 5 वर्षों में जो भी बन सके न्यायाधीश के रूप में जनता के लिए
न्याय व्यवस्था के लिए वो कर जाऊं, और वो मैंने किया। ये बहुत आग से खेलने जैसा था, इसने कभी आपने मन ही नहीं बनाया कि नहीं, दिल्ली हाई ऐसा कोर्ट नहीं, में जस्टिस आग रहते से हुए खेलने में- संविधान पीठ की उसमें जाया जाए देखिए, बेंच में? आग से खेलने या आग पर चलने से मुझे कभी वो नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास जितने भी केस थे जिनका मैं फैसला 6 महीने साल में देता था, तो कभी किसी केस को टालने की कोशिश नहीं की कि मुझे कि मेरे ऊपर ना कुछ हो जाए। तो ये सोच के ये आग से खेलने के लिए था, इसलिए नहीं, मुझे मौका नहीं मिला। मौका मिलता तो सर संविधान पीठ का, अगर दिल्ली हाई मौका कोर्ट में मिलता तो निश्चित रूप में जो मेरे पास केस होता, क्योंकि हर जज अपने सामने जो प्रश्न होता है उन्हीं के उत्तर दे सकता है, वो संविधान की पुनर्रचना नहीं कर सकता। सिर्फ संविधान पीठ भी व्याख्या करते हुए अपने शक्तियों का उपयोग कर सकती है। संविधान की पुनर्रचना संसद का काम है। लेकिन सर संशोधन की सिफारिश तो संसद से करवा सकते थे। संशोधन की सिफारिशों पर कभी संसद नहीं करती। कितनी बार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, हाई कोर्ट भी कह चुके हैं, लेकिन कहाँ हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई लाया? यहाँ जब संसद और राजनीतिक पार्टियाँ अपने वोट बैंक को देखती कि हमारा वोट कैसे रहेगा, हमारी सत्ता कैसे रहेगी, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि संविधान कैसा है या कैसा नहीं। कुल जमा दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एहसन धिंगरा अपने फैसलों के लिए तो देश और दुनिया में पहचाने जाते हैं, उनकी एक अलग पहचान है। जुडिशरी में जो कुछ गंदगी फैली है, बेबाक बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको वो कहते हैं कि वो भारत का संविधान है ही कहाँ, उसकी मूल भावना मरी हुई है। और भारत हिंदी का देश और अंग्रेजी में संविधान, तो कैसे फिर ना संविधान रोएगा, कैसे ना छीछालेदर होगी उसकी। आज़ाद हुए भारत को 7 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं और उसके बाद भी हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहलाता है, ना कि भारत का संविधान। यानी कि भारत के संविधान की मूल आत्मा ही उससे गायब है, उससे किसान गायब है, उससे किसान की मेहनत अन्नदाता जब गायब है, उसकी आत्मा गायब है, तो फिर क्यों नहीं छीछालेदर होगी। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपने अपने तरीके से जिसका जब जैसे मन आता है अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो जैसे चाहता है उसको लेके बवाल करता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ना कि भारत का संविधान। साल 2026 जनवरी, यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आने वाला, उससे कुछ पहले एहसन धिंगरा साहब ने जो कुछ बताया, शायद इतना बोलने की कुव्वत भी आज़ाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बहुत कम लोग करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्टेट में हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए।